केदारनाथ की बड़ी बेटी सुषमा उधमपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। कुछ दिनों से केदारनाथ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद केदारनाथ अकेले रह गए थे। बीवी भी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। लेकिन सुषमा को अब तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही थी जो सुषमा के पैमाने पर खरी उतरे। सुषमा ने पास वाली चाची को भी कितनी ही बार बोला था काम वाली के लिए, और अब तक उन्हें भी नहीं मिल पाई थी। कुछ दिन ढूंढने के बाद चाची को ऐसे ही एक लड़की मिल गई। लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, बहुत ही मासूम सा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान, भरा भरा बदन और मोटी मोटी आंखें। उसे देखकर लगता ही नहीं था ये किसी काम वाली की लड़की होगी। जब चाची उसे सुषमा के यहाँ लाई तो सुषमा को भी वह पहली नज़र में भा गई थी। सुषमा ने लड़की को अंदर बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम सब काम कर लेती हो? क्या क्या काम आता है तुझे? जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ, लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किससे बातें कर रही हो सुषमा? केदारनाथ अपनी थुलथुल तोंद पर लटके हुए गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहा कर निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। केदारनाथ, जो कि अपने मनचले स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वो जवानी से ही अपनी हरकतों के लिए मशहूर थे। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, वो तो काम पर रख ले। सुषमा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। केदारनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई होगी। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह की चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। आजकल किसी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बेटी, इससे पूछ इसकी जाति क्या है? केदारनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे, किस जाति की है तू? सुषमा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को लेकर आना, सुषमा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहां से चल पड़ी। घर आकर बेला माँ से बोली, माँ, मुझे काम मिल गया है। खुशी से चीखते हुए बेला अपनी माँ राधिका से लिपट गई और बोली, बहुत अच्छी है सुषमा दीदी। बेला को जन्म देने के बाद राधिका अपने गांव छोड़कर शहर आ गई थी। बेला को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। अब कहीं जाकर वह अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। जब राधिका पेट से थी तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे, यह किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे, ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सके। राधिका की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी राधिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, और फिर राधिका के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका की माँ लक्ष्मी ने खींचते हुए कहा। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई करने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा, क्योंकि लक्ष्मी चाहती थी कि वह भारी काम करे और बच्चा पेट में ही मर जाए। लेकिन राधिका अपनी माँ की मनसा भाप गई थी, इसलिए वह बोली, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। माँ, यह मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, और किसी को कोई अधिकार नहीं इसे मुझसे छीनने का। मुझे लोगों की परवाह नहीं है माँ, मैं बस इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ, राधिका ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर राधिका उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधिका की बातें सुनकर नानी पिघल गई थी और अपने गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई थी। राधिका के साथ जो भी हुआ था, लेकिन अब जो उसकी मनसा थी वह गलत नहीं थी, और अब जो वह करने वाली थी वह सोच से भी परे था। राधिका की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका क्या इरादा था।
माँ चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है। बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा। हाँ बेटी, चलना तो है। पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर राधिका झटपट तैयार होने लगी। राधिका तैयार होते हुए यही सोच रही थी कि आज उसके इंतकाम का वक्त आ रहा था, क्योंकि राधिका ने इतने वर्षों जिसका इंतजार किया वो इंतजार अब खत्म होने वाला था। यही सब सोचते हुए राधिका और बेला केदारनाथ के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बेला ने जल्दी जल्दी बैल बजानी शुरू कर दी। बेला बहुत खुश थी आज अपने काम को लेकर। सुषमा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। केदारनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? सुषमा ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, राधिका ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? राधिका ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। हम काम वाली हैं मालकिन। हम लोग अपनी बेटियों को जल्दी ही सब काम करना सिखा देते हैं, ताकि हमारी बेटियां हमारा हाथ बटा सकें। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यहीं रहा करेगी। रात को भले ही अपने घर चली जाए, लेकिन काम बहुत सोच समझ कर करना होगा और पूरी जिम्मेदारी से भी करना होगा। जी दीदी, बेला बोली। सुषमा ने बेला को हर महीने 500 रुपये देने की बात तय कर ली। इतने में केदारनाथ भी अंगड़ाई लेते हुए बाहर आ गए और बोलने लगे। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बातें कर रही हो? केदारनाथ जवाई लेते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, सुषमा ने जवाब दिया। केदारनाथ बाहर निकले तो राधिका के लंबा सा घूंघट निकालने पर सुषमा को अजीब सा लगा, क्योंकि अब तक तो राधिका ने कोई घूंघट नहीं निकाल रखा था। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, राधिका उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। सुषमा ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इतने सालों से उसके जहन में बुलबुला रहा था, उसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। इतने सालों जो राधिका ने मेहनत की थी, उसका फल उसे बस मिलने ही वाला था। सुषमा को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। अब उसे अपने पिताजी की इतनी चिंता नहीं रहेगी और वह दूसरे ही दिन ससुराल लौट गई। अगले दिन बेला भी अपने तय समय पर काम पर आ गई और अपने कामों में लग गई। जो जो उसे सुषमा ने समझाया था, केदारनाथ उसे काम करते हुए निहार रहा था। उसकी नज़रों में कमीनापन साफ झलक रहा था। केदारनाथ ने कुछ सोचते हुए कहा कि ए छोकरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है। केदारनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने पहले तो केदारनाथ को घूर कर देखा, लेकिन वह केदारनाथ की बात मानने को मजबूर थी, इसलिए बेला ने शीशी हाथ में ली और मालिश करने को मान गई। बेला ने उनके उगड़े बदन पर तेल से मालिश करनी शुरू कर दी। वह नजरें झुकाए बस मालिश किए जा रही थी, लेकिन केदारनाथ की नजरें बेला के बदन पर आकर रुक रही थी। वह अपने होठों पर हाथ फिराते हुए बोला, तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? केदारनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। बेला केदारनाथ की बात पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बस सिर झुकाए चुपचाप वहां खड़ी थी, लेकिन केदारनाथ तो किसी और हवा में था। वह जिन नजरों से बेला को देख रहा था, वह किसी हवसे सा लग रहा था। उसी हवस में वह बेला की तरफ लपक पड़ा। यह सब देख बेला बहुत डर गई। बेला ने चीखकर अपनी माँ को आवाज दी, माँ! राधिका वही थी। क्योंकि राधिका केदारनाथ के इरादों से वाकिफ थी, उसे पहले ही पता था कि केदार ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए वह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए वहीं पर छुपी हुई थी। राधिका ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा, शर्म करो केदार, अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, ऐसा जुल्म तो मत करो। कुछ तो शर्म बाकी रह रही होगी तुझमें, या उसे भी बेच खाया है? राधिका बोलती रही। हाँ केदारनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तुमने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है यह बेला। तुमने सोचा होगा कि राधिका चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुझ तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके और मैं अपनी और अपनी बेटी को अपना हक दिला सकूं। केदारनाथ एक मुजरिम की तरह सर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। राधिका ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ केदार, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी, तब मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, और तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। तुम इतने हवस में लिप्त थे
कि तुमने यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता की इज्जत का क्या होगा? दुनिया वाले हमें जीने देंगे कि नहीं? कौन मेरा हाथ थामेगा? कौन मुझसे शादी करेगा? हम गरीब थे, लेकिन तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा। मैं तभी जवाब देती और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताती, ये तुम्हारा पाप है। मेरे साथ कुकर्म करने वाला केदार ही है। और मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने बेला को तुम्हारी नीयत के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था और उसे अच्छे से समझा दिया था। तो मुझे आवाज़ दे देना, इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो केदार? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं या तुम्हारा मुंह काला करके पूरे मोहल्ले में घुमाऊं? क्या करूं तुम्हारे साथ? राधिका सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले ही जा रही थी। केदारनाथ की अक्ल मानो जवाब दे गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने इतने सालों पहले किए हुए पाप का उजागर ऐसे होगा। सच ही कहा है किसी ने, पाप को चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर लो, सच एक दिन सामने आकर ही रहता है। आज केदार निशब्द हो चुका था। उसकी नजरें शर्म से झुक चुकी थी। केदार के घर इतना शोर सुन वहां मोहल्ले वाले भी आ चुके थे और राधिका जो भी बोले जा रही थी वह सब कुछ मोहल्ले वाले भी सुन रहे थे। आज राधिका ने इतने सालों का अपने दिल में दबाया हुआ गुबार निकाल दिया था। इतने सालों में जो उसने बेइज्जती सही थी, आज वह केदार महसूस कर रहा था। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती देख केदार ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में जाकर केदार को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब केदार ने अपनी गलती को सुधारने का मन बना लिया था। केदार ने जल्दी से अपनी वसीयत तैयार की और राधिका और उसकी बेटी को अपनी जायदाद में से अपना घर उन दोनों माँ बेटी के नाम कर दिया। जिसके बाद केदार ने कमरे का दरवाजा खोला और पूरे मोहल्ले वालों के सामने राधिका को अपनी वसीयत सौंप दी और अपने किए की माफ़ी भी मांगी। लेकिन फिर भी केदार अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वे छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। राधिका और बेला दोनों ही केदार के इस कदम से हैरान थे, लेकिन वे दोनों अपने इंसाफ से खुश भी थे। दोस्तों, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।